Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the channel of BioKit, and today we are going to discuss our next topic, that is from animal phylums. Recently we have started chapter number 10, Animalia, and previously in lecture 1 we have discussed different classification systems on the basis of tissue, on the basis of number of tissue layers, then on the basis of body cavity, and on the basis of pattern of development. So these were the four types as we have discussed in chapter previous lecture, and today we are going to discuss our new topic starting from the very simplest and interesting phylum Porifera. So before starting the lecture, as you all of know that we have to follow some overview, and then we will discuss each of the point in detail. So let's start our lecture. आज हमने जिस चैप्टर के जो है ना, जो लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करना है, वो जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये एक पैराग्राफ है फाइलम पोरीफेरा के हवाले से। इनको पोर बेरिंग एनिमल्स या सिंपली स्पॉन्ज का नाम दिया जाता है। सो इनके करेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस करना है, इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को डिस्कस करना है कि ये हमारे लिए कहाँ पर प्रेजेंट होंगे और किस किस्म की इनकी इंपॉर्टेंस होती है। देन हमने इसके साथ नाइडेरिया डिस्कस करना है, जिसमें हाइड्रा, ओबिलिया, सी एनिमोन, जेलीफिश वगैरह आती हैं। ये दो छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। सो हम अपने लेक्चर का स्टार्टअप लेते हैं, और ये आपको पता है कि एक छोटा सा आपके लिए एक तरह की फ़्लो शीट्स होती हैं ताकि आपको समझने में, ये हेडिंग्स वगैरह बनाने में आसानी हो। तो बेटा सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास आती है कि अगर हम एनिमल डाइवर्सिटी के हवाले से बात करते हैं, सो हमें पता है कि एनिमल बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स होती हैं, डाइवर्सिटी है इनके स्ट्रक्चर के अंदर। इसके अलावा हम बात करते हैं कि स्पॉन्ज से लेकर टिल ह्यूमन हमने सारे ही इसी चैप्टर में डिस्कस करने हैं, और हमें डिफरेंसेस नज़र आएंगे इनकी स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी में, इंक्लूडिंग वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, जिसकी भी बात करेंगे आपको यहाँ पर जो है वो डाइवर्सिटी नज़र आएगी। इसके अलावा अगर आप इनवर्टिब्रेट्स की जैसे हम बात करते हैं, तो बेटा एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इनवर्टिब्रेट्स वो होंगे जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। पहली बात तो ये है कि इनमें कोई स्पाइनल कॉर्ड या बैकबोन नहीं होती, इसीलिए इनको इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है, यानी द ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट हैव एनी वर्टिब्रल कॉलम। 95% एनिमल स्पीशीज़ इनवर्टिब्रेट्स ही हैं, वो चाहे आप जो है इंसेक्ट्स की बात करें, वॉर्म्स की बात करें, पैरासाइट्स की बात करें, आर्थ्रोपोड्स की बात करें, मेरीन ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो वो मेजॉरिटी स्पीशीज़ हमारे पास जो है वो इनवर्टिब्रेट्स की फॉर्म में ही हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि हमने इस पूरे के पूरे जो मतलब इनवर्टिब्रेट फाइलम है ना, इनको हमने 8 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया, आपको सामने नज़र भी आ रहे हैं। फर्स्ट 1 है पोरीफेरा, नंबर 2 है नाइडेरिया, नंबर 3 है प्लेटियल मिंथिस, नंबर 4 है एस्कल मिंथीज राउंड वॉर्म्स, नंबर 5 है मुलस्क, नंबर 6 है इनमें एनिलिड्स, नंबर 7 है आर्थ्रोपोड, और नंबर 8 है इनके अंदर इकाइनोडर्म्स। यानी ये सारे फाइलम हैं हमारे पास। ये हमारे पास इनकी जो है ना तकरीबन डिटेल आएगी, और बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, और तकरीबन 1 या 1.5 पैराग्राफ है इनका, मतलब बहुत छोटा सा ये आपका चैप्टर, और बहुत मज़े का इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है। फिर अब हम इसको स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1 जो हमारे पास है पोरीफेरा के हवाले से। पोरी का मतलब है पोर, और फेरा का मतलब होता है टू बेयर। सो दीज आर पोर बेरिंग एनिमल्स, और इनको हमने 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। एक है जी जनरल कैरेक्टरिस्टिक, यानी बॉडी सिमेट्री क्या होगी, बॉडी टाइप क्या होगी, कहाँ पाए जाते हैं, क्या फूड वगैरह होगी, और एक होंगे इनके एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन। ये यहाँ पर नहीं है बल्कि नेक्स्ट पेज पर है। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। पहली बात कि ये ससाइल हैं, यानी ये मूव नहीं कर सकते, इनके कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, ये सरफेस पर अटैच हो सकते हैं या मतलब सॉइल पर मौजूद हो सकते हैं। सो दीज आर ससाइल ऑर्गेनिज्म, यानी जिनकी एबिलिटी नहीं होती मूवमेंट की, या जैसे हमने कहा कि रॉक्स के साथ अटैच होंगे। और जो है ना इनके लार्वा, हाँ ये ज़रूर है कि वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल क्या, बेसिकली वाटर करंट के साथ, पानी के बहाव के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो हम उसको जो है ना मोटाइल कंसिडर करते हैं। इसके अलावा एक्वेटिक स्पीशी हैं ये सारी, मेजॉरिटी इनकी जो है ना मैरीन होती है, लेकिन हाँ फ्रेश वाटर स्पीशीज़ भी पाई जाती हैं इनमें। और इसके अलावा इनकी साइज़ रेंज आप देखते हैं तो मिलीमीटर से लेकर अप टू अ मीटर, यानी इतने लंबे साइज़ जो है इनके अंदर मौजूद होती हैं। इनमें किसी किस्म की कोई टिश्यू या ऑर्गन नहीं है, लेकिन हाँ ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ज़रूर होते हैं। इनमें कोई सिमेट्री नहीं है, ये एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म हैं। और इनमें 3 तरह के डर्मल लेयर होती है। आउटर लेयर पिनेकोडर्म होती है, और फिर इनर जो होती है ना उसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास है कोएनोडर्म।
इन दोनों के दरमियान में एक रीजन होता है जिसको हम मीज़ेनकाइम का नाम देते हैं, ठीक है, जो बस एक कैविटी, एक जगह को फिल करता है। और इनको इसी वजह से हम पोर बेरिंग एनिमल्स कहते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर ना होल बहुत ज़्यादा, सुराख बहुत होते हैं, ओपनिंग्स इतनी ज़्यादा होते हैं, तो हम पोर ऑर्गेनिज्म इनको कहते हैं। जो सेल्स हैं इनमें वो दो तरह के हैं, पिनेकोसाइट हैं, मतलब जो आउटर मोस्ट लेयर के सेल होंगे, और अंदर वाले हैं कोएनोसाइट, मतलब दो तरह के इनके जो है ना ये सेल्स मतलब एग्जिस्ट करते हैं इनमें। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इनकी बॉडी कैविटी की। तो बॉडी के अंदर एक ही ओपनिंग है जिसको हम ऑस्टिया बोलते हैं। मतलब ऑस्टिया इस तरह की एक शेप, एक ओपनिंग है जहाँ से पानी अंदर एंटर भी होता है और पानी बाहर भी जाएगा, तो इसको हम ऑस्टिया का नाम देते हैं। मतलब ये वाली जो ओपनिंग है इसको हम ऑस्टिया बोलेंगे। तो ये आपने इसको ना याद रखना है, क्योंकि ऑस्टिया और ऑस्किलम में डिफरेंस भी आता है और इसका ना इसका एमसीक्यू भी आता है। तो ऑस्टिया में आपने याद रखना है कि ऑस्टिया वो ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग, जहाँ से पानी आता जाता है, ठीक है, इनलेट और आउटलेट दोनों के तौर पे काम करेगा। और ऑस्क्यूलम का मतलब ये है कि जो वाटर के अलावा बाकी चीज़ों को लेकर आएगा। स्पेशली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ना वाटर के रिमूवल के लिए या वेस्ट के लिए। यानी हमने इसको अगर कैटेगरी को डिवाइड करें तो फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक टिपिकल स्पॉन्ज की बॉडी है, तो सॉरी यहाँ पर जो है ना ऑस्किलम होगा जो सिंगल लार्ज ओपनिंग होती है, और यहाँ पर छोटी छोटी ओपनिंग्स होंगी थ्रू आउट द बॉडी, छोटे छोटे पोर्स होंगे जिनको हम नाम देते हैं ऑस्टिया का। और थोड़ी सी वाटर की मूवमेंट मैं आपको बता दूं कि पानी यहाँ से अंदर एंटर होगा, ठीक है, इस कैविटी के अंदर, और यहाँ से फिर वापस जो है ना चला जाएगा। तो ये जो कैविटी है, इस कैविटी को नाम दिया जाता है अमूमन स्पॉन्जोसील का। सील का मतलब है कैविटी, स्पॉन्जोसील यानी स्पॉन्ज की कैविटी। वाटर इसमें सर्कुलेट करता है और फिर बाहर की तरफ मूव कर जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो दो तरह की है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होती है और जेम्यूल्स के थ्रू होती है। जेम्यूल होता क्या है, एक डॉर्मेंट फॉर्म होती है, एक डॉर्मेंट स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो है ना लार्वा इसका मौजूद होता है, ठीक है, इस फॉर्म में। जैसे ही इसका मतलब टाइम पीरियड आएगा, ग्रोथ का सीज़न आएगा, तो इसकी आउटर कवरिंग हट जाएगी और ये ग्रोथ करके पूरा एक स्पॉन्ज बन जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कि ये इसका है जेम्यूल। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मोनोशियस स्पीशीज़ भी होती हैं और डायओशियस भी है। अब मोनो का मतलब है सिंगल और आइकस का मतलब होता है हाउस, यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा स्पॉन्ज जो मेल और फीमेल दोनों की तरह काम करता है ना, यानी ओवरी भी होगी और टेस्टिस भी उसमें होती हैं, तो उसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास जो है वो मोनोशियस स्पीशी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डायोशियस, तो डाई का मतलब है टू और आइकस का मतलब होता है हाउस। तो डायोशियस स्पीशीज़ वो होती हैं जिनमें एक स्पॉन्ज मेल के तौर पे काम करेगा और एक फीमेल के तौर पे काम करेगी। अब जब हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो ये आपने याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल स्पर्म है, फीमेल एग है, तो वो वाटर के अंदर जो है ना रिलीज़ किए जाते हैं, जाइगोट बनता है और एम्ब्रियो वहीं पर डेवलप होता है। इनका फ्री स्विमिंग लार्वा होता है जो सिलिएटेड होता है, यानी बेसिकली इस तरह का लार्वा होता है और इसके सराउंडिंग में ऐसे सिलिया लगे होते हैं जो कि इसको वाटर करंट्स की वजह से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, तो ये फूड वगैरह आसानी से ले सकता है, ठीक है। तो ये स्पॉन्ज के हमारे पास जो है ना इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इनमें जो हमारे पास एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ अबाउट कि आप इनमें पावर ऑफ रीजनरेशन देखते हैं। यानी स्पॉन्ज के पास ये एबिलिटी है कि वो पावर ऑफ रीजनरेशन रखता है अपने पास। और इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि इनमें बेसिकली ये जो ना प्रोटिस्ट हैं, एक क्वेनोफ्लैजिलेट्स, ये उनसे इवॉल्व हुए हैं। इसका रीज़न ये है कि बेसिकली अगर आप स्पॉन्ज की इस बॉडी शेप को देखते हैं ना, तो जो आउटर लेयर आपने कहा है कि ये पेनेकोडर्म है, तो इनर वाली जो लेयर होती है ना जिसको हमने क्वेनोडर्म कहा था, तो इस लेयर में ना बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं यहाँ पर जो कॉलर शेप होती हैं, और इस तरह से उन्होंने ना अरेंजमेंट अपनी रखी हुई होती है, जो फ़िल्टर करके पानी में से ना न्यूट्रिएंट वगैरह लेके आते हैं और फिर उसमें डाइजेशन वगैरह करती हैं। तो इसलिए इनको सिर्फ उसी करेक्टरिस्टिक की वजह से नाम दिया जाता है कि ये क्वानोफ्लैजिलेट्स हैं, यानी उनसे इनकी ना एवोल्यूशन हुई है। और इसकी जो एग्ज़ाम्पल है उसमें हमारे पास साइकन आता है, ये एक स्पॉन्ज है, और स्पॉन्जीला आता है, ये मतलब इसकी ना दो एग्ज़ाम्पल आती हैं। अब ये जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम पोरिफेरा है, जो कि तकरीबन एक दफ़ा तो ये काफ़ी डिटेल से आए थे, तो 5 नंबर का 4 नंबर का आ चुके थे, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और एक दफ़ा तो पूरे फाइलम पोरिफेरा के ऊपर नोट आया था, तो 7 मार्क्स का दोनों आ गए थे। मतलब 3 नंबर का ये आया था, 4 नंबर का वो आया था, तो 7 नंबर का मतलब ये आ गया था। तो ये इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा, आपने ये याद रखना है कि ये ना दोनों तरह से आ सकते हैं, शॉर्ट भी लॉन्ग भी,
यहाँ पे क्वेश्चन भी मेंशन है। अच्छा, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है ना इसमें एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन इनके पास कौन कौन सी। पहली है डाइजेशन, तो कंप्लीट इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है। इंट्रासेलुलर है कि हर सेल के अंदर इसकी डाइजेशन होगी, यानी मटेरियल वो ले जाएंगे और अपनी मर्जी मुताबिक उसकी डाइजेशन करेंगे। फूड वैक्यूल की फॉर्म में मतलब फूड अंदर भेजा जाएगा। डर्मल सेल होंगे और गैस्ट्रिक सेल्स होंगे जो कांटेक्ट में होंगे। डर्मल तो वही होंगे जैसे पेनाकोडर्म की हम कह रहे थे, जो फूड वगैरह को अंदर लाने में हेल्प करेंगे, और गैस्ट्रोडर्मल सेल वही होंगे जो स्पेशली सिर्फ फूड की डाइजेशन करेंगे। और नंबर 2 हमारे पास आती है इनकी रेस्पायरेशन, तो कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, सिंपल डिफ्यूजन से ही गैसेस एक्सचेंज होगा। नंबर 3 वाटर करंट्स ही मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होंगे, पानी से ही हर चीज़ अंदर आएगी बाहर भी जाएगी। एक्सक्रीशन भी उसी वाटर करंट से होगी। और नंबर 5 हम कहते हैं कि नर्वस सिस्टम इनका जो है वो इतना वेल डेवलप्ड नहीं होता, बल्कि वाटर करंट्स के साथ ही वो कोऑर्डिनेट करते रहती हैं। और इसके अलावा हम कहते हैं कि डेड एंड इन एवोल्यूशन का मतलब ये है कि इनमें कोई ऐसा कोई ख़ास आपको ना नर्वस सिस्टम नहीं मिलता। फिर स्पॉन्ज हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी बहुत है, तो उसका रीज़न क्या है कि इनकी जो स्केलेटल एलिमेंट है, यानी जो इनकी स्केलेटन होती है ना, वो बाथिंग पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है। अक्सर आप देखते हैं वॉशरूम्स वगैरह में नहाने के लिए जो है ना यूज़ की जाती है बाथिंग स्पॉन्ज, उसको बोलते हैं। और इनमें अब्जॉर्प्शन की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इनको सर्जिकल अपरेटस के तौर पे यूज़ किया जाता है। जहाँ ऑपरेशन किए जाते हैं, हैवी ऑपरेशंस किए जाते हैं, जहाँ पे ब्लीडिंग बहुत होती है, तो वहाँ पे स्पॉन्ज रख दिए जाते हैं, वो उसको सोक करता रहता है। और इसके अलावा साउंड एब्जॉर्प्शन एबिलिटी की वजह से इनको हैवियर बिल्डिंग्स में, स्पेशली थिएटर्स में और बड़े मीटिंग्स हॉल वगैरह में लगाया जाता है। तो ये स्पॉन्ज की ना हमारे पास 3 कैटेगरीज आ जाती हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक और एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन और इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ स्पॉन्ज। और एक चीज़ मैंने आपको बताई है और एक और भी बात बता दूं कि हमने जो कहा है कि इसकी जो कैविटी होती है उसका नाम था स्पॉन्जोसील, ठीक है, इसका नाम है स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील। और ये इसके अंदर ना इनर लाइनिंग जो है वो ख़ास किस्म की प्रोटीन से बनी होती है, और इस प्रोटीन को हम नाम देते हैं स्पॉन्जोनिन का, स्पॉन्जोनिन। ये आपने इसमें ऐड भी कर देनी है, लाइन की जो कैविटी है उसको स्पॉन्जोसील कहते हैं, एंड इट इज़ लाइंड विद द प्रोटेनेशियस मटेरियल दैट इज़ नोन एज स्पॉन्जोनिन। और इसके अलावा ये एमसीक्यू में भी आता है, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी नाइडेरिया और सीलेंट्रेटा। अच्छा, इसके 2 नाम हैं, नाइडेरिया भी बोलते हैं और सीलेंट्रेटा भी बोलते हैं। रीज़न क्या है? नाइडेरिया तो बेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्टिंगिंग सेल इनमें नेमेटोसिस्ट पाए जाते हैं, यानी बेसिकली जो माउथ होता है ना उसके साथ इतनी बड़ी बड़ी करके ना टेंटिकल्स होती हैं, तो ये इसके एंड पर जो होते हैं ना वो स्टिंगिंग सेल होता है, वो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, तो एक येलो बॉक्स भी था। ये स्टिंगिंग सेल इसके एंड पर होता है जिसको हम नेमेटोसिस्ट बोलते हैं। ये डंग मार के किसी भी चीज़ को अपने करीब करता है, टेंटिकल फिर उसको इस तरह से लपेट लेती है और मुंह में डाल लेते हैं अंदर, मतलब इस तरह से इधर ले आता है। तो ये एक तरह का ना फीडिंग मैकेनिज़्म है, लेकिन ये डिफेंस के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। दूसरी चीज़ आती है कि इनमें गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है जो कि वाटर फिल्ड होती है, इस वजह से इसको सीलेंट्रेटा भी बोलते हैं। यानी पूरी जो बॉडी है वो सारी वाटर से फिल होती है और वो मतलब स्टमक वाली जगह ही तकरीबन हो जाती है, इसलिए इसको ना गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी का नाम देते हैं। तो ये 2 इसके रीज़न है नाइडेरिया और सीलेंट्रेटा होने के। जनरल कैरेक्टरिस्टिक में हम कहते हैं सारे एक्वेटिक हैं, कुछ ज़्यादातर मैरीन है, लेकिन फ्रेश वाटर भी है, जैसे हाइड्रा बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेश वाटर में, आगे हम इसका जिक्र भी पढ़ेंगे मुख्तलिफ़ जगहों पर। और इसके अलावा इसमें ससाइल स्पीशी भी हैं, यानी नॉन मोटाइल जिसमें हाइड्रा आता है, मूविंग ईज़िली मूव करने वाली जैसे जेलीफिश हो गई है। और इसके अलावा कॉलोनियल स्पीशीज़ भी हैं जैसे ओबिलिया हो गया, ठीक है। साइज़ माइक्रोस्कोपिक में हाइड्रा है जो पानी से नज़र नहीं आएगा, आपको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। और इसके अलावा जेलीफिश जो है वो 2 मीटर की होती है, तो ये एमसीक्यू के हवाले से भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट अगर आप थर्ड पॉइंट इसके बात करते हैं, तो थर्ड पॉइंट हमारे पास बनता है कि रेडियल सिमेट्री है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, डिप्लोब्लास्टिक एक्टोडर्म एंडोडर्म 2 ही लेयर होंगी, मेसोग्लियन के दरमियान होगा। माउथ जो है वो टेंटिकल से कवर्ड होता है, और टेंटिकल की एंड पर, टिप पर, जैसे मैंने आपको बताया कि नेमेटोसिस्ट नाम का एक सेल होता है जो डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल होता है। बॉडी बिल्कुल सैक की तरह की होती है और अंदर एक कैविटी है जो पानी से फिल होती है, जिसको आप गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी का नाम देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना इनमें ये सारे करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हम एक बात करते हैं कि बेसिकली ये जो सारे करेक्टरिस्टिक हैं ना ये बड़े ज़रूरी होते हैं ऑर्गन में, यही चीज़ मतलब ऑर्गेनिज्म में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। कॉलोनीज़ जो बनाते हैं तो हर एक इंडिविजुअल को नाम दिया जाता है उसमें जूविड का। जूविड जो है बॉडी की फॉर्म होती है, बेसिकली कुछ जो होते हैं वो पॉइलर फॉर्म में होते हैं, यानी फीडिंग वाले, सिर्फ उनका काम है फीडिंग करना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, जैसे उनके ऊपर होती है बडिंग।
और बडिंग से प्रोड्यूस होता है दूसरी बॉडी फॉर्म जिसको हम मेड्यूसा कहते हैं। वो फ्री मूवेबल होता है, आसानी से वाटर करंट्स के साथ जो है ना स्विमिंग कर सकता है, यानी पानी के बहाव के साथ वो मूव कर सकता है। और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है जिससे गैमीट्स बनते हैं। गैमीट्स जो हैं वो उससे जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से फिर उसमें मेयोसिस होगी और फिर हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे और फिर दोबारा से हैप्लॉइड बॉडी नाइडेरियन की बन जाती है। यानी ये इस तरह से ना इनका लाइफ साइकिल चलता है। लेकिन जहाँ पर सिर्फ जनरल चीज़ें हैं तो लाइफ साइकिल वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक हिंट दिया है ताकि आपको इन दोनों का जो है ना कनेक्शन समझ आ जाए। रिप्रोडक्शन हमने अभी बात की है कि ए सेक्शुअल बडिंग के थ्रू होगी और सेक्शुअल जो है वो गैमीट्स के थ्रू होती है। यानी ये हमारे पास ओवरऑल ना कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन में डाइजेशन गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी से ही होगी। और जो है ना वहाँ पे हम कहते हैं कि ब्रांच्ड होती है, ये डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं जो मतलब वहाँ डाइजेशन का काम करते हैं। नंबर 2, ट्रांसपोर्टेशन वही वाटर के थ्रू होगी, एक्सक्रीशन उसी तरह होगी, रेस्पिरेशन भी सिंपल डिफ्यूजन से होगी। नर्व नेट बिल्कुल नर्वस प्लेक्स की तरह क्या होता है, प्लेक्स बोलते हैं पूरा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क। और सेंसरी ऑर्गन्स तो इनमें डेफिनेटली होते हैं जिसको हम बोल रहे थे पीछे के टेंटिकल्स। और जो सबसे ख़ास बात है जो हम पीछे पढ़ भी चुके हैं, कोरल रीफ। आपको याद होगा हमने रीफ में बात की थी कि अगर कोरल जो है वो पॉइलब की फॉर्म में हो, ठीक है, जैसे अभी हमने जिक्र किया पॉइलब की फॉर्म में होना, तो उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और अगर वो डेड हो जाएगा तो उस डेड पॉइलब को हम क्या बोलेंगे कि वो रीफ है। अब ये जो कोरल रीफ होती हैं ना, तो ये इनकी मैं आपको शेप बता देती हूँ कि ये पॉइलब किस शेप का होता है। ये पॉइलब जो है ना बेटा इस शेप का होता है, थोड़ा सा इस तरह से करके, और यहाँ पर इसका माउथ होता है। और सराउंडिंग में ये सारी मतलब बॉडी इसकी ना इस तरह से ये अरेंज होती है, मतलब नीचे सारी बॉडी ये सेल्स होती हैं और ऊपर जो है ना ये माउथ से ही चीज़ें अंदर आती जाती हैं। तो पॉलिप की ना थोड़ी शेप इस तरह की होती है। और दूसरी ख़ास बात यह है कि कोरल जो है ज्वेलरी के तौर पे भी यूज़ होती हैं, कुछ एक्वेरियम में लोग इसको रखते हैं, कुछ गार्डन्स वगैरह में भी रखते हैं। और पॉइजनस में जेलीफिश सी एनिमल काफ़ी पॉइजनस होते हैं। तो ये मतलब है। और आपकी आसानी के लिए ना इनकी एक फ़्लो शीट भी मैंने बना दी है, तो फ़्लो शीट से आप याद करेंगे आपको बहुत अच्छी ये चीज़ें याद होंगी, इसलिए ये फ़्लो शीट मैंने साथ में बनाई है। तो करेक्टरिस्टिक्स 1 बाय 1 एक्वेटिक हो गए, ठीक है, साइज़ हो गया, सेसाइल वाली बात हो गई, मोटाइल वाली हो गई, रेडियल डिप्लोब्लास्टिक सिमेट्री, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी की बात हो गई है, माउथ की हो गई है, नेमेटोसिस्ट की हुई है, रिप्रोडक्शन की बात हुई है, ज़ूइड की बात हुई है कि जो है ना वो फीडिंग वाला कौन सा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा है। फिर एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन में हमने डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, नर्वस सिस्टम की बात की है। फिर इंपॉर्टेंस में हमने कोरल रीफ, कोरल्स और पॉइजनस स्पीशीज़ की बात की है। तो ये आप ना फ़्लो शीट इसी तरह की बना लें, बेशक किसी के स्क्रीनशॉट ले लें इन पेजेस के जो मैंने आपके लिए बनाए हैं। आप इनको ऐसे ही याद कर लेना, आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं क्योंकि आपको पॉइंट्स याद होंगे और आप इनसे जब लिखने बैठेंगे तो फिर आपको चीज़ें जब फिंगर टिप्स पर होंगी तो आप ज़ाहिर सी बात है ज़मार लगा के पूरे सेंटेंस बना के उसको प्रॉपरली लिखेंगे। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अच्छा, यहाँ पर ये आपको बॉडी दिखाई है, ये एक मतलब सारे के सारे रीजन है, ये आप देख सकते हैं कि अंदर से सारी कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। इसी को हम गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बोल रहे थे, ये सारी जगह को ना। और मैं आपको थोड़ा नेमेटोसिस्ट के हवाले से बता दूं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं, ये ना टेंटिकल की ये वाला जो एंड है ना, इसके एंड पर आपको इस तरह का एक स्ट्रक्चर मिलता है। ये नेमेटोसिस्ट सेल इसके अंदर है, ये एक कॉइल है और ये न्यूक्लियस है। जैसे कोई चीज़ इसके ना साथ में एक होती है जिसको हम निडोसिल बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं आपको इसको ना मेंशन कर देती हूँ। इसको बोलते हैं नीडोसिल। नीडोसिल ना एक इस तरह की ना बिल्कुल एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक बाल की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक हेयर की तरह का स्ट्रक्चर होता है। जो ज़रा सा उसको ऐसे टच होता है ना पानी वगैरह से, जब कोई ऑर्गेनिज्म उसको गलती से टच करता है तो ये पूरे का पूरा जो अंदर ना मतलब इस तरह की ये बॉडी है और ये जो मतलब टेंटिकल है ये इस तरह से कॉइल्ड होती है, ऐसे ना अंदर पड़ी होती है। तो ये फ़ौरन से बाहर निकल के ना तो उस ऑर्गेनिज्म को ऐसे स्टिंग करती है, स्टिंग करके उसको अंदर लपेट के मुंह के अंदर डाल लेता है। तो ये मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने यहाँ से येलो बॉक्स करना है, ठीक है। कि नाइडेरिया का नेम भी इसी वजह से देते हैं। और ये थोड़ी इसकी लेबलिंग वगैरह देख लेनी है कि शायद ये लेबलिंग आ जाए। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको आपके लेक्चर की समझ आई होगी। और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कर लीजिएगा। ये फ़्लो शीट्स बेहतर है कि आप इसी तरह से प्रिपेयर कर लें तो आपको अच्छी समझ आएगी। टिल द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, स्टे ट्यून टू द चैनल, टेक केयर।